तो हेलो साथियों, आज हम लोग 20 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे जो स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड, चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के बारे में निम्नलिखित विषय पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सीएजी संसद के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है तथा वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भूमिका केवल एक महालेखा परीक्षक की है, ना कि नियंत्रक की। थर्ड स्टेटमेंट है, ब्रिटेन का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य होता है। इसके बाद है, उपयुक्त कथन में कौन से सही है। अगर फ्रेंड फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे तो सीएजी संसद के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है तथा वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये स्टेटमेंट सही है। सीएजी जो होता है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भूमिका केवल एक महालेखा परीक्षक की है, न कि नियंत्रक की। तो फ्रेंड, जो सीएजी होता है वो धन के निकासी पे नियंत्रित नहीं कर सकता है, नहीं रोक सकता है। धन का जब खर्च होता है उसके बाद ही जांच करना शुरू करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, ब्रिटेन का जो सीएजी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नहीं, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, कॉमन्स का सदस्य होता है। तो फ्रेंड, इसमें क्या होगा आंसर, केवल 1 और 2 सही है। इसके बाद फ्रेंड, अगर सीएजी की बात करेंगे तो प्रथम सीएजी कौन थे। तो प्रथम सीएजी कौन थे, तो नरहरि राव थे। नरहरि राव प्रथम सीएजी थे। अभी वर्तमान में सीएजी कौन है, तो 15वें सीएजी हैं। तो आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा फ्रेंड कि 15वें सीएजी कौन है। तो संजय मूर्ति हैं। संजय मूर्ति हैं 15वें सीएजी। इसके बाद फ्रेंड, अगर सीएजी के बारे में और चर्चा करेंगे तो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के बीच सीएजी का चर्चा किया गया है। और सीएजी का जो पद है वह संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है। और सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो फ्रेंड, सीएजी जो त्याग पत्र भी देगा वो राष्ट्रपति को ही त्याग देता है। फ्रेंड, अगर सीएजी को हटाना होता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह ही इन पर महाभियोग लगाया जाता है। अगर इनका कार्यकाल की बात किया जाए तो सीएजी का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, दोनों में से कोई उम्र पहले हो जाए तो सीएजी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। आपके पास ऑप्शन है लताविया, लिथुआनिया, बुल्गारिया और स्पेन। तो फ्रेंड, 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा को अपनाने वाला जो देश है वो है बुल्गारिया है। और यह 21वां देश बन गया है। 21वां देश मतलब बन गया है यूरोप की मुद्रा को अपनाने वाला। फ्रेंड, बुल्गारिया इससे पहले कौन सी मुद्रा को मान रहा था, तो इसकी जो पहले मुद्रा था वो था लेब था। यूरो मुद्रा मानने से पहले इसकी मुद्रा क्या चल रहा था, तो लेब चल रहा था, मुद्रा था। इसके बाद अगर बात करेंगे फ्रेंड, तो बुल्गारिया जो है इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है, सोफिया है। इसके बाद अगर बात करेंगे फ्रेंड लिथुआनिया, अगर लिथुआनिया की बात करते हैं तो पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। जो लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है, तो विनियस है। विनियस है लिथुआनिया की राजधानी। तो फ्रेंड, लिथुआनिया के बारे में इसलिए बताया जा रहा है
कि जब पहले सोवियत संघ था USSR, तो इससे अलग होने वाला यानी सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला स्वतंत्र राज्य यही बना था, लिथुआनिया। यानी 1990 में ही यह अपने आप को अलग स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इसके बाद है फ्रेंड लताविया। तो लताविया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लताविया की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा या मैं ही बतला देता हूँ। लताविया की जो राजधानी है वो रीवा है। इसके बाद फ्रेंड अगर बात किया जाए स्पेन, तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग जानते ही होंगे, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। तो फ्रेंड स्पेन भी क्या कर रहा है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन लगाने का पूरी तरह से कार्य कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड हम आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, स्वर्ण के मूल्य में तीव्र वृद्धि जनवरी 2026 में दर्ज की गई। विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो फ्रेंड हाल ही में आपने सुना होगा कि गोल्ड का मूल्य बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो सबसे विश्व में स्वर्ण का यानी गोल्ड का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो यह चीन में होता है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, समाचारों की सुर्खियों में रहा ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है पुरी, गुवाहाटी, अहमदाबाद, पुणे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। इसके बाद है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5, पिट्टू के स्पेस अड्डा संयुक्त राज्य अमेरिकी सैन्य बलों का एक प्रमुख अड्डा है जो स्थित है, कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है कोलंबिया, ग्रीनलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड में है। और अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है, उत्तरी सैन्य अड्डा है अमेरिका का। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2026 को ब्राज़ील से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत चौथी बार ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के थीम यानी 2026 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है उसका थीम क्या रहेगा? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसके बाद है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड इसमें क्या है कि सभी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था। तो फ्रेंड ब्रिक्स की जो स्थापना हुआ था 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुआ था। और कितने देशों ने मिलकर किया था? तो 5 देश ने ब्रिक्स की स्थापना किया था। इसके बाद फ्रेंड है कि वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं? तो 11 सदस्य देश हैं। और 11वां सदस्य देश जो है वो है इंडोनेशिया। इसके बाद बात है फ्रेंड कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना। तो दक्षिण अफ्रीका जो ब्रिक्स का सदस्य बना था वो 2010 में बना था। फ्रेंड ब्रिक्स का ही एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंड न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुआ था। और इसकी उद्घाटन 1 वर्ष बाद यानी 15 जुलाई 2015 को इसका उद्घाटन कर दिया गया था। इसके बाद फ्रेंड हम लोग जानेंगे ब्रिक्स का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ में है। तो चीन के शंघाई शहर में है। इसके बाद फ्रेंड अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपके पास ऑप्शन है जेंजू द्वीप ईरान में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है टाइलर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। चौथा स्टेटमेंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य सुंदरबन है। तो फ्रेंड इनमें गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन फ्रेंड ए है, जेजू द्वीप जो लिख रहा है ईरान में स्थित है, ये गलत है। ये है कोरिया में, यानी दक्षिण कोरिया में स्थित है। तो फ्रेंड दक्षिण कोरिया में स्थित है जेजू द्वीप। तो फ्रेंड जेजू द्वीप चर्चा में इसलिए आया कि हाल ही में अमेरिका द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है। उस पुरस्कार का नाम है क्रिटिकस सर्कल अवार्ड। क्रिटिकस सर्कल अवार्ड अमेरिका द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड इसमें क्या है कि जेजू द्वीप पर एक बार विद्रोह हुआ था, तो बहुत सारे निर्दोषों को मार दिया गया था। तो जो क्रिटिकस सर्कल जो अवार्ड है ये दिया जाता है जो पुस्तक लिखते हैं इंग्लिश में साहित्य के क्षेत्र में। तो ये पुरस्कार दिया गया है दो व्यक्ति का। एक है भारत का ही जो पुस्तक लिखे थे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी अरुंधति राय को दिया गया है। एक है अमेरिकी व्यक्ति, उसका नाम है हांगकांग को क्रिटिकस सर्कल अवार्ड दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड अब देखिए जेंजू द्वीप पर कब आक्रमण किया गया था, मारा गया था। तो 1948-1949 के समय ही इस पर हमला किया गया था, गोरिल्ला में लड़ाई हो गया था। इसके बाद फ्रेंड हम लोग, ये तो हो गया सही। इसके बाद अब कुछ ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं फ्रेंड, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अब देखिए हम लोग इसको देखेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। और फ्रेंड क्या हुआ कि 2003 के बाद हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता था, लेकिन 2015 में इसे संशोधन किया गया। और 2015 में संशोधन करके यह कहा गया कि अब जो प्रवासी दिवस मनाया जाएगा वर्ष यानी 2 वर्ष पर मनाया जाएगा। हर 2 वर्ष पर 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड टाइलर पुरस्कार 1973 में इसका स्थापना हुआ, यह स्टेटमेंट सही है। लेकिन टाइलर पुरस्कार जो दिया जाता है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है टाइलर पुरस्कार। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि टाइलर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है। इसके बाद फ्रेंड क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य सुंदरबन है। तो ये हाल ही में चर्चा में रहा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है फ्रेंड? तो आंध्र प्रदेश का नागा अर्जुन श्री सेलम सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार मीथेन का वायुमंडलीय जीवन काल कितने वर्ष का होता है? आपके पास ऑप्शन है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 12 वर्ष होता है। अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड पहला स्टेटमेंट है लोक लेखा समिति की स्थापना सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद की गई। सेकेंड स्टेटमेंट है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको चुनना है। तो फ्रेंड इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो फ्रेंड 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है ओजोन परत के विषय में
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अंटार्कटिका समताप मंडल में सर्दियों में बहुत कम तापमान के कारण ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल का निर्माण होता है। इसके बाद है, ओजोन परत का संरक्षण के लिए 1981 का वियना कन्वेंशन का अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। तो फ्रेंड, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके पास ऑप्शन है तो आप चुन सकते हैं। तो फ्रेंड, ए स्टेटमेंट सही है, लेकिन ओजोन परत का संरक्षण के लिए 1981 में वियना कन्वेंशन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, तो ये गलत है। 1981 में नहीं हुआ था, 1985 में हुआ था। तो फ्रेंड, आपने एक और चीज़ सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें यह हुआ था कि ओजोन परत को जो पदार्थ हानि पहुंचा रहा है, उन पदार्थों को उत्पादन पर रोक लगाना था। तो मॉन्ट्रियल जो शहर है वो कहाँ में है? कनाडा में। कनाडा में है मॉन्ट्रियल शहर। और इसी जगह पे क्या हुआ था फ्रेंड कि 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था। कहाँ में? कनाडा में। कनाडा में हुआ था और कहा गया कि ओजोन परत को जो क्षय पहुंचाने वाला पदार्थ है उसको उत्पादन और खपत को कम करना था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओजोन डे कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को हर 16 सितंबर को विश्व में, पूरे विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री कूड़े पर वैश्विक साझेदारी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके पास ऑप्शन है 2010, 2009, 2011, 2012। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सोनाई रुपई वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। इसके बाद फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में है एक कोयला क्षेत्र, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी के कारण वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है? स्टेरॉयड, एस्ट्रोजन, थाइमोसिन, प्रोजेस्टेरोन। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थाइमोसिन। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? आपके पास ऑप्शन है समुद्रिक, पर्वतीय, घास के मैदान, मरुस्थलीय। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रिक। इसके बाद फ्रेंड बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द सबसे पहले इकोसिस्टम किसने दिया था? आपके पहला प्रश्न यही बनता है। तो 1935 ईस्वी में यह शब्द किसने दिया था? तो ऑर्थर टेंसले ने दिया था। ऑर्थर टेंसले ने दिया था। इसके बाद फ्रेंड अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे माना जाता है, तो जनक जो माना जाता है अर्नेस्ट हेकेल को जनक माना जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक माना जाता है। अगर फ्रेंड आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे माना जाता है भारत में, तो एक प्रोफेसर हैं रामदेव मिश्रा।
रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड आपसे पूछ दिया जाएगा कि आधुनिक वर्तमान में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे माना जाता है। तो वर्तमान में आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है। तो यूजीन पी ओडम को माना जाता है आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक। इसके बाद फ्रेंड अगर बात किया जाए पारिस्थितिकी का, तो इसमें एक चीज़ का और चर्चा किया जाता है, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक और अजैव घटक। तो फ्रेंड जैव घटक में कौन कौन चीज़ आता है। तो जैव घटक में पौधा, जानवर और सूक्ष्म जीव। जैव घटक में आता है पौधा, जानवर और सूक्ष्म जीव। तो फ्रेंड ये सभी सजीव है। इसके बाद फ्रेंड अजैव घटक का उदाहरण कौन कौन सा है। तो फ्रेंड अजैव घटक अगर उदाहरण की बात किया जाए तो तापमान हो गया। उसके बाद प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, मिट्टी, वायु, और क्या हो गया, जल। ये अजैव घटक का उदाहरण है। तो देखिए जैव में क्या हो गया कि सजीव हो गया, और अजैव में क्या हो गया कि ये सभी निर्जीव हैं। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। किस सूफी संत को बिहार का रोशन चिराग कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है मखदूम मुनीम पाक, मखदूम सरफुद्दीन, मखदूम अहमद चरमपोश। चौथा स्टेटमेंट है मखदूम शाह मुबारक। तो फ्रेंड बिहार का रोशन चिराग कहा जाता है मखदूम सरफुद्दीन को। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इलवट बिल विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। आपके पास स्टेटमेंट है भारतीयों द्वारा हथियार रखने पर कुछ प्रतिबंध लगाना। सेकंड स्टेटमेंट है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना। तीसरा स्टेटमेंट है यूरोपीय लोगों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। इसके बाद है चौथा स्टेटमेंट आयातित सूती कपड़े पर शुल्क हटाना। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यूरोपीय लोगों के मुकदमे के संबंध में मजिस्ट्रेट पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। तो फ्रेंड पहले क्या था, देखिए इलबर्ट बिल किसने लाया था। तो इलबर्ट बिल लाया था लॉर्ड रिपन ने लाया था। तो फ्रेंड इससे पहले क्या होता था कि जो भारत में यूरोपीय लोग रह रहे हैं उन पर मुकदमा भारतीय जज नहीं चला सकता था। इसी के चलते लॉर्ड रिपन ने इलबर्ट बिल लाया था। जब इलबर्ट बिल लाया तो भारत में जो यूरोपीय लोग रह रहे थे उन लोग बहुत विरोध किए, खूब विरोध किए। लेकिन विरोध करने के बाद फ्रेंड अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और इलबर्ट बिल जो आया उसमें कमज़ोर कर दिया गया। इलबर्ट बिल को कमज़ोर बाद में कर दिया गया था, तो अंग्रेज़ को भी झुकना पड़ गया था। फ्रेंड अगर बात किया जाए कि इलबर्ट बिल कब आया था, तो 1883 में इलबर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन द्वारा, यानी फरवरी 1883 में आया था। इसके बाद फ्रेंड हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस दिन को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है 12 जून, 12 जुलाई, 12 अगस्त, 12 सितंबर। तो 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और कौन सा संस्थान इसको स्थापित किया था बाल श्रम निषेध मनाने का, तो ILO ने किया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18,
भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। तो फ्रेंड भाग 16 है जो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से है, यानी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, राज्य विधानमंडल पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है। उसके बाद है, समय से पूर्व विघटन के बाद पूर्ण गठित पंचायत को 5 वर्ष का पूर्ण अवधि का लाभ नहीं मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट है, पंचायत सदस्यों की अयोग्यता के सभी प्रश्न राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को भेजे जाते हैं। इसके बाद है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो फ्रेंड राज्य विधानमंडल पंचायत के चुनाव से संबंधित सभी मामले का संबंध में प्रावधान कर सकता है, यह स्टेटमेंट सही है। समय से पहले अगर विघटन हो जाता है, यानी पंचायत चुनाव भंग हो जाता है, तो नया पंचायत चुनकर जो आते हैं तो 5 वर्ष की अवधि नहीं दिया जाता, जो शेष अवधि बचा रहता है उसी का लाभ मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद पंचायत सदस्य की अयोग्यता के सभी प्रश्न राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को भेजे जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड इनमें कहा गया कि कौन सा कथन गलत है, तो कोई तो गलत नहीं है, तो ये गलत हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 है, जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ की पूजा भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ की जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह मंदिर कलिंग वास्तुकला नागर शैली में निर्मित है। थर्ड स्टेटमेंट है, मेघनाद पचेरी और कूर्मभेदा मंदिर के चारों ओर की दीवार के नाम हैं। इसके बाद है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड इसमें क्या है कि तीनों स्टेटमेंट है जो सही है। तो फ्रेंड आज हमने 20 क्वेश्चन का टारगेट लिया था, तो आपको कैसा लगा? ये एग्जाम के व्यू से यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड इतना ही, जय हिंद।